मुंबई, एक ऐसा शहर जिसे कभी उसके सपनों से ज्यादा उसके अंडरवर्ल्ड के लिए जाना जाता था। एक ऐसा दौर था जब हर गली, हर मोहल्ले में किसी न किसी डॉन का नाम गूंजता था। लोग डर के साथ साथ हैरानी में भी रहते थे कि आखिर ये माफिया आते कहां से हैं, ताकतवर कैसे बन जाते हैं और फिर अचानक गायब कैसे हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जानने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये कहानी है लालच, मजबूरी, सपनों और बदले की आग की। ये सब शुरू होता है 1950 के दशक से, जब मुंबई को 3 बड़े नामों से पहचाना जाने लगा था। पहला था करीम लाला उर्फ पठान, दूसरा था तमिलनाडु से आया हाजी मस्तान और तीसरा था वरदराजन मुदलियार, जिसे लोग वरदा भाई के नाम से जानते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों 1930 के आसपास मुंबई आकर बस चुके थे, लेकिन असली खेल उन्होंने बाद में शुरू किया। उस जमाने में हालात बिल्कुल अलग थे। लोग टैक्स देने से बचने के रास्ते ढूंढते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घोटाले आम बात थी और सिस्टम में इतने छेद थे कि कोई भी चालाक इंसान आसानी से फायदा उठा सकता था। इन तीनों ने भी यही मौका पहचाना। हाजी मस्तान ने मुंबई एयरपोर्ट पर कुल्ली बनकर अपनी जिंदगी शुरू की थी। दिन भर बोझ उठाता, रात को थक कर सो जाता, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी, मैं पूरी जिंदगी यही नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसने इलीगल इंपोर्ट के धंधे में पैर जमाने शुरू किए और देखते ही देखते बड़ा खिलाड़ी बन गया। उधर वरदा भाई, जो विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम करता था, उसने शहर में शराब की तस्करी और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क खड़ा कर लिया। वहीं करीम लाला अपने मजबूत शरीर, खतरनाक पठान साथियों और दबंग अंदाज के दम पर एक्सटॉर्शन, शराब और दूसरे गैरकानूनी धंधों में उतर गया। आमतौर पर गैंगस्टर अपने इलाके में किसी और को बर्दाश्त नहीं करते, खासकर अगर कोई नया खिलाड़ी उभरने लगे। लेकिन इन तीनों के बीच एक अजीब सा समझौता हो गया था। बिना ज्यादा लड़ाई झगड़े के तीनों ने शहर को आपस में बांट लिया था। लोग कहते थे मुंबई पर 3 तलवारें चल रही हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ किसी तरह संतुलन में था। कोई बड़ा खून खराबा नहीं, कोई खुली जंग नहीं, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे इन तीनों का दबदबा बढ़ता गया, वैसे वैसे एक नया चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। लगभग 20-25 साल के अंदर एक लड़का था जो मुंबई का चौथा हिस्सा लेने का सपना देख रहा था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। रत्नागिरी का रहने वाला, एक कोंकणी मुसलमान परिवार से आया हुआ यह लड़का डोंगरी इलाके में अपने बड़े भाई शब्बीर और गांव के दोस्तों के साथ रहने लगा था। शुरुआत में इन लोगों ने छोटी मोटी चोरी, झेबकतरी और लोकल धंधों से काम शुरू किया। कभी किसी की बाइक उड़ाई, कभी दुकान से माल गायब किया, लेकिन दाऊद का दिमाग वहां नहीं अटकने वाला था। उसके मन में हर वक्त एक ही सवाल घूमता रहता था, जब शहर पे 3 डॉन राज कर रहे हैं तो मेरा हिस्सा कहाँ है? उसे साफ समझ आ गया था कि बिना टकराव के यहां जगह नहीं मिलेगी। अगर नाम बनाना है तो किसी बड़े डॉन को चुनौती देनी ही पड़ेगी। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, या तो हम जिंदगी भर छोटे मोटे चोर बने रहेंगे या फिर बड़ा दाव लगाएंगे। सही कहा। हाँ। उसके लोगों ने हाजी मस्तान के इलाके में कुछ इलीगल धंधे शुरू कर दिए। जैसे ही यह खबर मस्तान तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। कौन है ये नया लड़का जो मेरे इलाके में घुस रहा है? उसने गुस्से में कहा। दाऊद तब सिर्फ 19 साल का था। उसे अंदाजा नहीं था कि हाजी मस्तान अकेला नहीं है। मस्तान ने तुरंत अपने पुराने दोस्त करीम लाला से मदद मांगी। पठान गैंग के भारी भरकम लड़ाके मैदान में उतरे और दाऊद के दोनों आदमियों को बेरहमी से पीट दिया गया। यह सिर्फ पिटाई नहीं थी, यह एक खुली चेतावनी थी। और यहीं से वो चिंगारी पैदा हुई जिसने बाद में पूरी मुंबई को जला डाला। अब दाऊद के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगती रही। उसने इंतजार किया सही मौके का। फिर आया 1974 का साल। दाऊद को एक गुप्त खबर मिली कि हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए टैक्सी के जरिए कहीं ले जाए जा रहे हैं, ताकि किसी को शक न हो। उस जमाने में 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। यह सुनते ही दाऊद की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यही मौका है। अगर आज वार किया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कोई छोटा खिलाड़ी नहीं हूं। उसने तुरंत अपनी गैंग डी कंपनी को तैयार किया। रास्ते में टैक्सी को रोका गया, ड्राइवर को धमकाया गया और कुछ ही मिनटों में सारे पैसे लेकर ये लोग फरार हो गए।
दाऊद के आदमी हंसते हुए बोले। भाई आज तो खेल हो गया। दाऊद ने ठंडी आवाज में कहा। अभी खुश मत हो, असली खेल अब शुरू होगा। कुछ वक्त बाद एक और ट्विस्ट सामने आया। पता चला कि वो पैसे असल में पास के मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे, हाजी मस्तान के नहीं। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता था? डकैती हो चुकी थी, 5 लाख रुपए गायब हो चुके थे और उस दौर में यह पूरे दशक की सबसे बड़ी लूट मानी गई। यही घटना दाऊद के अंडरवर्ल्ड करियर का पहला बड़ा धमाका बनी। अब मुंबई समझने लगी थी कि एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। ऐसा खिलाड़ी जो पीछे हटने वाला नहीं था, जो लड़ने के लिए पैदा हुआ था और जो आने वाले वक्त में पूरे अंडरवर्ल्ड की तस्वीर बदलने वाला था। अगले ही दिन जैसे ही यह खबर दाऊद के कानों तक पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसका गला सूख गया, सांस अटकने लगी और दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि जैसे बाहर ही आ जाएगा। वजह भी बहुत बड़ी थी। इस डकैती की जांच कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता इब्राहिम कास्कर कर रहे थे, जो उस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे। जैसे ही उन्हें अपने बेटे की करतूत का पता चला, उनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से और शर्म से उनकी आंखें लाल हो गईं। बिना वक्त गंवाए उन्होंने दाऊद और उसके साथियों को पकड़वाया और थाने तक लाते हुए रास्ते भर डांटते पीटते रहे। लोग बताते हैं कि उस वक्त इब्राहिम कास्कर बस यही कहते जा रहे थे, ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाला था। थाने में पहुंचने के बाद सबको लग रहा था कि अब दाऊद का खेल खत्म। या तो लंबी सजा मिलेगी या जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दाऊद को छोड़ दिया गया। हां, उसे जाने दिया गया, लेकिन एक भारी शर्त के साथ। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा, अगर बाहर जाना है तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा। पठान गैंग की हर छोटी बड़ी जानकारी पुलिस तक पहुंचाएगी और उनकी सफाई में मदद करना पड़ेगा। ठीक है, हम करेंगे। यह फैसला पुलिस की तरफ से बहुत सोच समझ कर लिया गया था। अफसरों को समझ आ गया था कि दाऊद ने यह डकैती पैसे के लिए नहीं की थी, बल्कि हाजी मस्तान को सबक सिखाने के लिए की थी। इतना बड़ा जोखिम सिर्फ बदले के लिए उठाने वाला लड़का अगर हमारी तरफ हो जाए तो अंडरवर्ल्ड की जड़ें हिल सकती हैं। एक अफसर ने धीरे से कहा था, यह लड़का दुश्मन बने तो खतरा है, दोस्त बने तो हथियार। इसके बाद दाऊद अपने करीबी इकबाल कास्कर और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर पुलिस को पठान गैंग के गुर्गों की लोकेशन देने लगा। कहां कौन मिलेगा, कौन कहां छिपा है, कौन सा सौदा कब होगा, सारी खबरें पुलिस तक पहुंचने लगी। बदले में पुलिस भी उसके छोटे मोटे अपराधों पर आंखें मूंदे रहती थी। कभी झगड़ा, कभी धमकी, कभी अवैध धंधा, सब नजरअंदाज होता रहा। कुछ सालों तक यह खेल बड़े आराम से चलता रहा, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। लेकिन पुलिस ये नहीं समझ पाई कि दाऊद बाहर से चाहे जितना सीधा दिखे, अंदर से वो एक जहरीला सांप बन चुका था। ऐसा सांप जो अपने बिल में बैठे बैठे पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाना सीख रहा था। वो पुलिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था और मन ही मन मुंबई पर राज करने का सपना बुन रहा था। बाहर वो कहता, सर, जो भी पता चलेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, और अंदर ही अंदर सोचता, सबसे पहले मैं खुद अपना रास्ता साफ करूंगा। करीब 20-25 साल बाद का वक्त आया जब 70 का दशक अपने चरम पर था। हालात बिल्कुल वैसे ही बनते चले गए जैसे दाऊद ने प्लान किया था। पठान गैंग के कई बड़े मेंबर गिरफ्तार होने लगे। उनका एक्टिंग लीडर हाजी मस्तान 18 महीने की सजा काटने जेल चला गया। करीम लाला और वर्दा भाई भी दबाव में आकर अंडरग्राउंड हो गए। ऊपर से उसी दौर में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। पुलिस के पास ताकत थी, अधिकार था और किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस सब का नतीजा यह हुआ कि पठान गैंग बिना किसी बड़ी लड़ाई के धीरे धीरे मैदान से बाहर होने लगा। न कोई खुली जंग, न कोई बड़ा विरोध। मार्केट खाली हो रही थी, रास्ते खुल रहे थे। दाऊद ने बिना वक्त गंवाए मौका लपक लिया। उसने सीधे हाजी मस्तान और पठान गैंग के लीगल बिजनेस पर हाथ डाल दिया। प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग, सब पर कब्जा जमाने लगा। जो कल तक दूसरों का था, आज उस पर डी कंपनी का झंडा लहराने लगा। धीरे धीरे उसका नेटवर्क चारों तरफ फैलने लगा। बंदरगाह से लेकर बाजार तक, होटल से लेकर गोदाम तक, हर जगह उसके लोग दिखने लगे। कुछ ही समय में डी कंपनी लगभग उतनी ही ताकतवर बन गई जितनी कभी पठान गैंग हुआ करती थी। लोग अब फुसफुसाकर कहने लगे थे, अब असली बॉस बदल गया है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में एक बात हमेशा याद रखी जाती है, यहां कोई भी अपनी जमीन आसानी से नहीं छोड़ता। गैंगस्टर अपने इलाके को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं,
उनका घमंड उनके कद से भी ऊंचा होता है। सवाल यह था कि क्या पठान गैंग ये सब चुपचाप देखता रहेगा? क्या वो बिना जवाब दिए पीछे हट जाएगा? बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी के बाद हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई थोड़े थके हुए, उम्र दराज और शांत जरूर हो चुके थे, लेकिन आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। खासकर करीम लाला का भतीजा समद खान, जो बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसके अंदर वही पुराना पठानी जोश भरा हुआ था। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो याद आता है कि दाऊद ने अपने आदमियों की पिटाई का बदला मस्तान के इलाके से 2.5 लाख रुपए चुरा कर लिया था। वो उसका जवाब था। समद खान अक्सर अपने लोगों से कहता था, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, वक्त आएगा और सब बराबर किया जाएगा। और वो वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा था। समद खान जानता था कि दाऊद से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं है, इसलिए उसने बदले के लिए एक खतरनाक और सोची समझी चाल चली। उसने अपने भरोसेमंद साथियों शाहिद बाटला, अयूब लाला, अमीर जादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। 1980 के आसपास दाऊद के करीबी दोस्त इकबाल कास्कर को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह दाऊद के लिए खुली चुनौती थी, एक साफ संदेश कि खेल अब खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। 1981 में समद खान ने अपनी गैंग में एक और खतरनाक नाम जोड़ लिया, मान्या सुरवे। इसके बाद उन्होंने मिलकर दाऊद के सगे और बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम को दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून दिया। गोलियों की आवाज के साथ ही दाऊद की दुनिया जैसे थम गई। लोगों ने देखा कि वो कुछ पल तक बस खड़ा रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, अब यह लड़ाई जान लेकर ही खत्म होगी। इस हत्याकांड ने दाऊद की जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। 1992 में मान्या सुरवे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक छोटे मोटे अपराधों में घूमने वाला दाऊद पूरी तरह से एक बड़े डॉन बनने की राह पर चल पड़ा था। अब बात सिर्फ ताकत या इलाके की नहीं थी, अब बात थी अपने ही खून के बदले की। सबसे पहले उसने वृद्ध राजन मुदलियार जैसे बड़े माफिया के लिए काम करने वाले राजन नायर, जिसे लोग बड़ा राजन कहते थे, के जरिए जवाबी हमला करवाया। दाऊद ने अपने आदमी अमीर जादा खान की सुपारी दी और बड़े राजन ने उसे मुंबई सेशन कोर्ट के बीचों बीच गोली मारकर खत्म करवा दिया। अदालत के बाहर खून बहा और पूरे अंडरवर्ल्ड में खलबली मच गई। अब आग पूरी तरह भड़क चुकी थी और यह आग दोनों गैंग को जलाकर राख करने वाली थी। पठान गैंग ने भी चुप बैठने का नाम नहीं लिया। भले ही बड़ा राजन अंडरवर्ल्ड में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था, लेकिन उसकी शुरुआत बेहद साधारण थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे तोहफे देने के चक्कर में इस अंधेरी दुनिया में फंस गया था। अमीर जादा की मौत के सिर्फ 1 महीने बाद ही बड़ा राजन को भी उसी अंदाज में कोर्ट के पास मार दिया गया। इस बार हमला किया था एक लोकल गुंडे अब्दुल कुंजू ने, जिसने राजन की गर्लफ्रेंड को भी उससे छीन लिया था। यह डबल वॉर था। पठान गैंग जानता था कि डर कैसे पैदा किया जाता है। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया समझ जाए कि यह कत्ल किसने करवाया है, बिना नाम लिए भी मैसेज साफ पहुंच जाए। उन दिनों बड़ा राजन का एक खास शागिर्द हुआ करता था, राजेंद्र निकाले उर्फ छोटा राजन। अपने गुरु की लाश देखकर वो अंदर से टूट गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं। वो बार बार कहता, यह खून बेकार नहीं जाएगा। वो किसी भी हालत में कुंजू से बदला लेना चाहता था। एक दिन जब कुंजू अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी छोटा राजन वहां पहुंचा। सबके सामने बिना डरे उसने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मैदान में अफरा तफरी मच गई, लोग चीखने लगे और छोटा राजन वहां से निकल गया। उसी दिन से वो बड़ा राजन गैंग का अकेला सरदार बन गया। हालांकि कई लोगों ने उसकी हिम्मत को नजरअंदाज किया, लेकिन एक शख्स था जिसने उसे गंभीरता से लिया, दाऊद इब्राहिम। दाऊद ने तुरंत छोटा राजन से हाथ मिला लिया। उसे लगा कि यह लड़का उसके काम आ सकता है। अब अगला टारगेट था समद खान। दाऊद ने अपने पुराने साथी रामभाई नायक, बाबू रेशम और छोटा राजन को इस मिशन पर लगाया। तीनों ने मिलकर समद खान को फंसाने के लिए एक खूबसूरत लड़की का इस्तेमाल किया। प्यार और भरोसे के जाल में फंसाकर उसे एक होटल तक लाया गया। 1994 में होटल की लिफ्ट के अंदर उसे गोलियों से भून दिया गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और एक और कहानी खत्म हो गई। अब दाऊद के भाई शब्बीर के कातिलों में से एक एक करके सब गिर चुके थे। मान्या सुरवे मर चुका था, अमीर जादा खत्म हो चुका था, समद खान भी मारा जा चुका था। अब बचे थे शाहिद बाटला, आलमजेब खान और अयूब लाला।
लेकिन उनकी किस्मत भी ज्यादा दिन साथ नहीं देने वाली थी। कुछ वक्त बाद खबर आई कि शाहिद बाटला और आलमजेब खान हाउस एनकाउंटर में मारे गए और अयूब लाला मुंबई छोड़कर फरार हो गया। कागजों पर दाऊद के सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे, लेकिन उसके दिल में अपने भाई को खोने का दर्द अब भी जिंदा था। वो अक्सर अकेले में बड़बड़ाता, शब्बीर, तेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी, अगर मेरे भाई को पठानों ने मरवाया तो करीम लाला का भाई रहीम खान अब तक जिंदा क्यों है। उसने तय कर लिया कि बदला खून के बदले खून से ही पूरा होगा। एक बार फिर उसने छोटा राजन को फोन लगाया और रहीम खान की सुपारी दे दी। 1997 में रहीम खान को भी मार दिया गया। इसके साथ ही पठान गैंग की रीढ़ पूरी तरह टूट गई। जैसा कि पहले भी बताया गया था, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार तब तक काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उनमें पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। रहीम खान की मौत के बाद पठान गैंग लगभग खत्म हो गया और यहीं से वो द्वार शुरू हुआ जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर दाऊद इब्राहिम की छाया धीरे धीरे गहरी होने लगी। वो लड़का जो 19 साल की उम्र में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ एक ही सपना लेकर आया था, मुंबई पर राज करने का सपना। वही 19 साल का भटका हुआ नौजवान जिसने आगे बढ़ने के लिए कई बार पुलिस को खबरें दी थीं, आज वही चाल उसी के लिए फांसी का फंदा बन चुकी थी। वक्त बदल चुका था। अब दाऊद कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं रहा था। अब वो मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया का एक बड़ा और जाना पहचाना नाम बन चुका था और इसी वजह से पूरी महाराष्ट्र पुलिस उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई थी। हर तरफ से शिकंजा कसता जा रहा था। छापे पड़ रहे थे, फोन ट्रेस हो रहे थे, मुखबिर एक्टिव हो चुके थे। दाऊद को समझ आ गया था कि अगर अब भी मुंबई में रहा तो या तो जेल जाएगा या फिर जिंदा नहीं बचेगा। एक रात उसने अपने खास लोगों से कहा, अब यहां रुकना मतलब खुदकुशी करना है। और बस फिर चुपचाप वो दुबई निकल गया। लेकिन जगह बदलने से धंधा नहीं बदलता, बस मैप बदलता है, खेल वही रहता है। दुबई पहुंचते ही दाऊद ने यह बात साफ कर दी कि उसका साम्राज्य अब खत्म नहीं होगा बल्कि और बड़ा होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा उसके सबसे भरोसेमंद लोग, छोटा राजन, अबू सलीम और छोटा शकील। तीनों ने मिलकर वहां भी वैसा ही नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया जैसा मुंबई में था। दाऊद अब सिर्फ नेशनल लेवल पर सोचने वाला आदमी नहीं रहा था। उसका सपना अब इंटरनेशनल बनने का था। उसे अब सीमाओं से बाहर खेलना था। और ठीक इसी दौर में इस कहानी में एंट्री हुई एक बेहद खास किरदार की, शरद शेट्टी उर्फ अन्ना। दुबई का एक ऐसा ताकतवर आदमी जिसके साथ जुड़ते ही डी कंपनी की किस्मत जैसे पलट गई। अन्ना के पास पैसा था, कनेक्शन थे, सिस्टम तक पहुंच थी। दाऊद ने उसे हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर क्रिकेट बैटिंग और सट्टेबाजी के धंधे में कदम रखा। देखते ही देखते करोड़ों की कमाई होने लगी। नाम भी बढ़ा, रुतबा भी। शुरुआत में दोनों की दोस्ती काफी मजबूत थी। साथ बैठते, हंसते, प्लान बनाते। अन्ना, तू साथ है तो डर किस बात का? हम दोनों मिलकर दुनिया हिला देंगे। लेकिन धीरे धीरे कहानी ने करवट लेनी शुरू कर दी। अन्ना ने चालाकी से दाऊद के दिमाग में उसके पुराने साथियों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया, खासकर रामाभाई नायक और बाबू रेशम के बारे में। वो धीरे से कहता, भाई, तुझे पता भी है वो पीछे क्या कर रहे हैं? दाऊद पहले टाल देता, लेकिन बीज बोया जा चुका था। इसी बीच दाऊद के तीनों खास चेले, छोटा शकील, छोटा राजन और अब्बू सलीम भी वही बातें दोहराने लगे। दाऊद ने दुबई जाने के बाद राम भाई और बाबू रेशम ने मुंबई में अपना राज फैलाना शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक दोनों दाऊद की गैर मौजूदगी में उसकी जगह लेने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उस वक्त तक मामला ज्यादा बिगड़ा नहीं था। दाऊद को भी शुरुआत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा, चलो थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे फैसला लेना ही पड़ा। जोगेश्वरी मुंबई में एक कीमती प्लॉट था। उस पर अन्ना और रामाभाई नायक दोनों की नजर थी। दोनों ही उसे हासिल करना चाहते थे। साफ बात थी, प्लॉट एक था और दावेदार दो। मामला आखिरकार दाऊद के दरबार तक पहुंचा। सबकी नजरें उसी पर थीं। काफी सोचने के बाद दाऊद ने फैसला सुनाया। उसने अपने नए बिजनेस पार्टनर अन्ना का साथ चुना। जैसे ही ये बात रामाभाई और बाबू रेशम तक पहुंची, माहौल गर्म हो गया। फोन पर बहस हुई, रिश्तों में दरार पड़ी और भरोसा पूरी तरह टूट गया। अन्ना ने तब वही रास्ता चुना जो अंडरवर्ल्ड में सबसे आसान और सबसे खतरनाक माना जाता है, सामने वाले को खत्म कर दो।
एक दिन वो सीधे जेकब सर्कल पुलिस स्टेशन में घुस गया और कानून की आंखों के सामने ही बाबू रेशम को गोलियों से छलनी कर दिया। थाने में गोलियों की आवाज गूंजी और पूरा सिस्टम सन्न रह गया। अब खेल खुलकर शुरू हो चुका था। दाऊद ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद शूटर दिलीप बुवा को बुलाया और ठंडी आवाज में कहा, रामा भाई अब ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। और इसी के साथ रामाभाई नायक की मौत का फरमान जारी कर दिया गया। इस मोड़ पर पहुंचकर दाऊद की जिंदगी फिर एक बार खून, धोखे और सत्ता की जंग में डूब चुकी थी। अब यह सिर्फ कारोबार की लड़ाई नहीं थी, यह भरोसे और रिश्तों के टूटने की कहानी बन चुकी थी, जहां हर फैसला किसी की जिंदगी छीन रहा था। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि रामाभाई नायक की मौत को लेकर आज भी अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दाऊद के इशारे पर दिलीप बुवा ने धोखे से उसे गोली मारी थी। वहीं कुछ आर्टिकल्स का दावा है कि रामाभाई एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उसकी लोकेशन की खबर भी खुद दाऊद ने ही पुलिस को दी थी। सच क्या था, ये आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। लेकिन एक बात तय थी, बाबू, रेशम और रामाभाई नायक के खून ने दाऊद की जिंदगी में दुश्मनी का एक बिल्कुल नया अध्याय खोल दिया था। अब मैदान में उतर चुके थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के 3 नए और खतरनाक खिलाड़ी। पहला था अशोक जोशी, जो रामाभाई नायक की गैंग का उत्तराधिकारी बना। दूसरा था अमर नायक, रामाभाई का बेटा और बापट गैंग का इकलौता वारिस। तीसरा नाम था अरुण गावली, जो रामाभाई और बाबू रेशम का शिष्य रह चुका था और अब अपनी खुद की गावली गैंग का मालिक बन गया था। अब तक की कहानी सिर्फ दाऊद बनाम 1-2 दुश्मनों की नहीं रही थी। अब यह जंग दाऊद और 4 गैंग्स के बीच की बन चुकी थी और अभी भी एक पत्ता खुलना बाकी था। इन तमाम अपराधों के पीछे असली मकसद बहुत सीधा था, गद्दी पर बैठना, यानी मुंबई पर राज करना। इस कुर्सी के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन हर कत्ल, हर वार, हर साजिश सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होती। कुछ अपराधों के पीछे छुपा हुआ मकसद भी होता है। जैसे रमण राघव, जिसने 1960 के दशक में कुल 41 हत्याएं की थीं। वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक साधारण मिल वर्कर था। उसके अपराधों में न दुश्मनी थी न फायदा, बस एक बीमार दिमाग का खेल था। रामाभाई की मौत के बाद उसकी गद्दी अशोक जोशी ने संभाली। बाहर से वो शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने गुरु की हत्या का बदला लेने की आग में जल रहा था। उसने बहुत जल्दी जवान लड़कों की एक फौज खड़ी कर ली, जो उसके लिए मरने मारने को तैयार थी। लेकिन दाऊद जैसे आदमी तक पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, वहां चालाक दिमाग चाहिए था। और यह दिमाग था अरुण गावली का, जो बचपन से रामाभाई की छत्रछाया में बड़ा हुआ था। अशोक और अरुण ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उनका मकसद था लोगों के दिल से दाऊद का डर निकाल देना। इसके लिए उन्होंने दाऊद के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद आदमी को निशाना बनाया, उसका फाइनेंशियल एडवाइजर सतीश राजे। एक दिन भरी दोपहर जब सतीश अपनी होंडा अकॉर्ड में जा रहा था, तभी उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। सड़क पर खून फैल गया और मुंबई सन्न रह गई। यह हमला दाऊद के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। दाऊद कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी हिम्मत कर सकता है, लेकिन हैरानी जल्दी ही गुस्से में बदल गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, अब अशोक बचेगा नहीं। उसके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी और वो आग तब तक शांत नहीं होने वाली थी जब तक अशोक जोशी मिट्टी में न मिल जाए। दाऊद ने उसी अंदाज में जवाब देने का फैसला किया जैसे सतीश को मारा गया था। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया अनिल परब उर्फ रॉबिन ने। रॉबिन वही लड़का था जिसे अशोक जोशी ने कांजूर विलेज इलाके से चुनकर अपनी गैंग में शामिल किया था। लेकिन एक दिन जब रॉबिन ने मोहल्ले की एक लड़की से छेड़खानी की तो अशोक ने उसे सबके सामने बेरहमी से पीटा। उसी दिन से रॉबिन के दिल में अपने सरदार के लिए जहर भर गया। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, जिसके लिए मैं जान दे सकता हूं, वही मुझे सबके सामने जलील करे। उसी अपमान ने उसे बदले की राह पर धकेल दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात दाऊद के सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा राजन से हुई। दोनों की बातें मिलने लगी, प्लान बनने लगे और आखिरकार अशोक को खत्म करने का मौका मिल ही गया। 4 दिसंबर 1988 को अशोक जोशी अपने कुछ दोस्तों के साथ मारुति 800 में बैठकर पुणे के लिए निकला। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर एक वैन उसकी गाड़ी के पीछे लग गई। वैन के अंदर रॉबिन और डी कंपनी के दूसरे शूटर बैठे थे। अचानक चलती गाड़ी से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। करीब 180 गोलियां बरसाई गईं। कुछ ही मिनटों में
अशोक और उसके साथी खून से लथपथ हो चुके थे। इसी पल से अरुण गावली की सोच भी बदल गई। जो इंसान अब तक सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, अब उसने इस जंग को अपनी निजी लड़ाई बना लिया था। अब यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही थी, यह मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक जंग बनने वाली थी। अरुण गावली वो इंसान था जिसने कभी दाऊद से रामाभाई नायक का बदला लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। लेकिन दाऊद ने चालाकी से उसे सिर्फ उसका दुश्मन ही नहीं छीना, बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी अशोक जोशी भी उससे छीन लिया। जोशी की मौत के बाद लोगों को लगने लगा कि अब गावली गैंग कमजोर पड़ जाएगी, कि अब उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन अरुण ऐसा इंसान नहीं था जो चुपचाप हार मान ले। उसने पलटवार करने के लिए सीधा दाऊद की जड़ों पर हाथ डाला। उसने दाऊद के सबसे अहम हवाला हैंडलर महेंद्र चौराड़िया को मरवा दिया। यह वार सीधा दिल पर किया गया हमला था। इसके बाद दोनों के बीच हिसाब बराबर करने का सिलसिला शुरू हो गया। अब हर कत्ल के बाद एक और कत्ल तय हो जाता था। इसी खून खराबे की कड़ी में अगला नाम आया अरुण के छोटे भाई किशोर गावली का, जिसे 1989 में दाऊद ने महेंद्र की मौत के बदले में मरवा दिया। भाई की लाश देखकर अरुण अंदर से टूट गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। उसने अपने लोगों से कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और उसने बदला लिया। दाऊद के दो करीबी साथी लंबू अमीर और राजी मेहंदी, दोनों को मरवा दिया गया। कुछ वक्त तक दोनों गैंग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहे। दर्जनों लोग मारे गए। हालात ऐसे हो गए थे कि कौन आगे है और कौन पीछे, यह समझना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी बदले की दौड़ में अरुण से एक बड़ी गलती हो गई। उसने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश की। उसने अमर नायक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो रामाभाई नायक का बेटा था और जिसकी बापट गैंग उस वक्त काफी ताकतवर हो चुकी थी। अरुण को लगा कि साथ मिलकर दाऊद को घेरा जा सकता है। शुरुआत में दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। वजह थी एक शर्त जो अमर नायक ने शुरुआत में ही रख दी थी। असल में अमर नायक और अरुण के आदमी माया डोलास के बीच पुरानी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अमर चाहता था कि अरुण माया डोलास को उसके हवाले कर दे। अब अरुण ने इस पर क्या जवाब दिया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अंडरवर्ल्ड में खबरें बहुत तेज फैलती हैं। अफवाह उड़ गई कि गावली ने यह डील मान ली है। माया को लगा कि अब उसे बेच दिया गया है। उसके मन में गुस्सा, डर और बदले की भावना एक साथ भर गई। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सच जानने से ज्यादा भरोसा बंदूक पर किया जाता है। माया ने भी यही किया। वो सीधा जाकर दिलीप बुवा से मिल गया। वही दिलीप बुवा जो दाऊद के लिए काम करता था और जिसने कभी धोखे से रामाभाई नायक को मारा था। माया ने सोचा, एक तीर से दो शिकार होंगे, मैं दोनों से बदला लूंगा। इसी बीच बाद में छोटा राजन ने खुलासा किया था कि उस दौर में जब किसी गैंग को किसी दुश्मन शूटर से छुटकारा पाना होता था, तो वो पुलिस को गुमनाम कॉल करके उसकी जानकारी दे देते थे। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। 1991 में मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड को एक टिप मिली कि दिलीप बुवा लोखंडवाला की स्वाति बिल्डिंग में छिपा हुआ है। मैसेज साफ था, अगर पकड़ना है तो अभी मौका है। खबर मिलते ही एटीएस की टीम तुरंत वहां पहुंच गई। इसके बाद 4 घंटे तक जबरदस्त मुठभेड़ चली। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। आखिरकार दिलीप बुवा समेत उसके 6 साथी मारे गए। इनमें माया डोलास भी शामिल था। लोग आज भी इस घटना को लोखंडवाला शूटआउट के नाम से जानते हैं। आज जब लोग उस शूटआउट की बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि पुलिस का असली टारगेट माया था। लेकिन उस ऑपरेशन को लीड करने वाले एसीपी आफ्ताब अहमद खान ने बाद में खुद बताया कि उनका असली निशाना दिलीप बुवा था, माया नहीं। टारगेट कोई भी रहा हो, लेकिन इस मुठभेड़ में दाऊद के कुल 7 आदमी मारे गए। और कहानी यही नहीं रुकी। अगले ही साल गावली गैंग ने इस लिस्ट में 8वां नाम जोड़ दिया, दाऊद के बहनोई इस्माइल पार्कर का। उसकी मौत ने हालात और बिगाड़ दिए। अब दाऊद जिस इक्के को सबसे ज्यादा डरता था, वही धीरे धीरे उसके सामने आने लगा। उसका अपना आदमी छोटा राजन। इस्माइल की हत्या के बाद पुलिस पूरी ताकत से अरुण गावली और अमर नायक के पीछे पड़ गई। इसी दौरान उस वक्त के बड़े राजनीतिक नेता बाला साहेब ठाकरे ने खुलेआम पुलिस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आप हमारे हिंदू लड़कों को ही क्यों पकड़ते हो? इस बयान ने माहौल बदल दिया। जवाब में खुद हिंदू होने के बावजूद छोटा राजन ने एक खुला पत्र जारी किया। उसने लिखा,
डी कंपनी में कोई धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं है, यहां सब बराबर हैं। लेकिन चाहे अनजाने में ही सही, बाला साहेब के शब्दों ने राजन के मन में एक शक का बीज जरूर बो दिया था। एक ऐसा शक जो आगे चलकर बहुत बड़ी दरार की वजह बनने वाला था। वो शक जो सालों पहले छोटा राजन के दिल में पैदा हुआ था, आखिरकार 1992 में एक गहरे जख्म की तरह उभर आया। उसी साल वह इस्माइल पारकर की मौत का बदला लेने में नाकाम रहा। उसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसी बीच दाऊद ने धीरे धीरे उससे काम छीनना शुरू कर दिया और ज्यादातर जिम्मेदारियां छोटे शकील और अब्बू सलीम जैसे नए चेहरों को सौंप दी। राजन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता, जो काम कभी मेरा हुआ करता था वो अब दूसरों को क्यों मिल रहा है? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसका शक और गहरा होता गया। उसे लगने लगा कि शायद उसे जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट हुए। उस दिन राजन को साफ दिख गया कि इस गैंग की जड़ें अब सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें सांप्रदायिक सोच भी घुस चुकी है। उसने मन ही मन कहा, अगर ये रास्ता यही है तो अब मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। इसके बाद उसने डी कंपनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी हंगामे के वो अलग हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अब वो खुद को देशभक्त बताने लगा। उसने खुलेआम कहना शुरू किया, मैं अब देश के खिलाफ काम नहीं करूंगा। इसके बाद वो डी कंपनी से जुड़े लोगों को एक एक करके निशाना बनाने लगा। उसका एक बड़ा टारगेट था शरद शेट्टी, वही शरद जो कभी दाऊद को मैच फिक्सिंग में मदद करता था। शरद की हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। दरअसल साल 2000 में शरद ने मलेशिया में राजन पर जानलेवा हमला करवाया था, क्योंकि उसे लगा था कि राजन ने डी कंपनी से गद्दारी की है। उस हमले में राजन किसी तरह बच गया था। गोली लगी, खून बहा, लेकिन किस्मत ने साथ दे दिया। उस हमले के बाद राजन ने भारत की खुफिया एजेंसियों से संपर्क किया। ऐसा कहा जाता है कि वहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। डी कंपनी छोड़ने के बाद वह धीरे धीरे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुखबिर बन गया। वो उन्हें अंडरवर्ल्ड की अंदरूनी खबरें देने लगा, ठिकानों की जानकारी देने लगा और कई बड़े गैंगस्टर्स को मरवाने में मदद करने लगा। इसके बदले एजेंसियां भी उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती थीं। उसे आने वाले हमलों के बारे में पहले से चेतावनी दी जाती थी। अगर कहीं खतरा होता तो उसे तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता। इस नए रोल में राजन पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका था, क्योंकि अब उसके पास बंदूक के साथ साथ सिस्टम की ताकत भी थी। जब ये सब अब्बू सलीम और छोटा शकील ने देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब भारत में रहना सुरक्षित नहीं है। दोनों देश छोड़कर फरार हो गए। धीरे धीरे पूरा अंडरवर्ल्ड बिखरने लगा। जो कभी एक मजबूत साम्राज्य था, वो अंदर से टूटने लगा था। आज की तारीख में देखें तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम अब भी फरार हैं। शरद शेट्टी, रामाभाई नायक, बाबू रेशम और अशोक जोशी जैसे बड़े नाम गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। माया डोलास, दिलीप बुआ, मान्या सुर्वे और अमर नायक जैसे अपराधी पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गए। वहीं अनिल परब, अबू सलीम, छोटा राजन और अरुण गावली जैसे लोग आज सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। जो लोग कभी मुंबई की गलियों में खौफ बनकर घूमते थे, जिनके नाम से लोग कांप जाते थे, आज या तो मिट्टी में मिल चुके हैं या जेल की दीवारों के बीच सिमट चुके हैं। धीरे धीरे वही अंडरवर्ल्ड जिसने दशकों तक मुंबई को डराया, खुद इतिहास बन गया। यही था मुंबई अंडरवर्ल्ड का उत्थान, उसकी जंग, उसकी गद्दारी और आखिरकार उसका पतन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर इससे आपको कुछ नया जानने को मिला, तो एक लाइक जरूर ठोक देना। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो रिवीलिंग आइज के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और सच्ची कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहो, जिज्ञासु रहो और सच को देखने की आंखें खुली रखो।